हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ओम का नियम क्या है। ओम के नियम के अंदर एक टर्म आता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक, उसको देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होता है। इस तरीके से हमारा ये वीडियो क्या होगा, कंप्लीट। इससे पहले कि हम लोग विद्युत धारा के बारे में समझें, हमें ये समझ लेना चाहिए कि चालक पदार्थ क्या होता है, अचालक पदार्थ क्या होता है और अर्धचालक पदार्थ क्या होता है या अर्धचालक क्या होता है। ठीक, चालक पदार्थ को हम कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल, अचालक पदार्थ को हम कहते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और इंसुलेटर, और अर्धचालक को कहते हैं सेमी कंडक्टर। देखिए, चालक पदार्थ क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ मान के चलिए कोई पदार्थ है, तो ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देता है। ये पदार्थ अगर आवेश को प्रवाहित होने देगा, अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देगा, अलाउ करेगा कि जाओ भैया आवेश मेरे अंदर से प्रवाहित हो जाओ, तो ये पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा, चालक पदार्थ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो क्या होगा, तो धातुएं जो होती हैं कैसी होती हैं, चालक पदार्थ होती है। धातुएं क्या करती हैं, अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देती हैं। अपने पास इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, मतलब कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ विलयन होता है जो क्या करेगा, अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देता है, अलाउ करता है कि भैया आवेश मेरे अंदर से भी प्रवाहित कर सकते हो। तो ऐसे विलयन, ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या करते हैं, अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक, अब अचालक पदार्थ क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ ये मान के चलो एक पदार्थ है, ठीक, अगर ये क्या करता है, जब यहाँ से आवेश बहना चाहता है तो ये आवेश को प्रवाहित नहीं होने देगा, बहने नहीं देगा, फ्लो नहीं करने देगा। तो अगर कोई पदार्थ अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता तो उस पदार्थ को हम कहते हैं क्या, अचालक पदार्थ। तो अगर ये अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित नहीं होने दे रहा है तो ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा, अचालक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश से बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या फिर इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऐसा पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ये चालक और अचालक की तरह व्यवहार करता है का क्या मतलब है, मतलब चालक क्या करता है, अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देता है, अचालक क्या करता है, अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये अर्धचालक क्या करेगा, ये दोनों की तरह व्यवहार शो करेगा। ठीक, ये दोनों की तरह ही व्यवहार यहाँ पे दिखा रहा होगा, कर रहा होगा। ठीक, इसके पास दोनों गुण होते हैं, चालक वाला भी और अचालक वाला भी। कब चालक वाला गुण होता है, कब अचालक वाला गुण होता है, अगर कमरे के टेम्परेचर की बात करेंगे, रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, कमरे के ताप की बात करेंगे, तो कमरे के ताप पर यह पदार्थ किस कंडीशन में होता है, तो अचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, ये जो है, जो अर्धचालक है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, कमरे के ताप पर, तो वो अचालक की तरह व्यवहार करेगा। पर जैसे ही तापमान बढ़ेगा, मतलब अगर इस पदार्थ को मान के चलो, अगर ये अर्धचालक है तो अगर ये रूम टेम्परेचर पर है तो ये किसकी तरह काम करेगा, अचालक की तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, इसमें से आवेश प्रवाहित नहीं होगा। पर अगर मैं क्या करूँ, इसको हीट करने लग जाऊं, अगर मैं इसको हीट करने लग जाऊं, इसको उष्मा देने लग जाऊं, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगे, फ्री होने लग जाएंगे। ठीक, वो फ्री होने लग जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो क्या करने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। कब हुए, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तब, जब हमने इसको हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, और मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, फ्री हुए, है ना। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या हो गया, इसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या हो गया, ये चार्ज को लेके चलने लग जाएंगे। ठीक, तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, चालक तार की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, या एक चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो जो अपने पास अर्धचालक होता है वो दोनों की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, चालक पदार्थ की तरह और अचालक पदार्थ की तरह भी व्यवहार करता है। कब चालक की तरह करेगा, तो रूम टेम्परेचर पर किसकी तरह व्यवहार करेगा, जो अर्धचालक है वो रूम टेम्परेचर पर ठीक, रूम टेम्परेचर पर ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, नॉन कंडक्टर की तरह। ठीक, नॉन कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, कब, रूम टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर बोलने का क्या मतलब है, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर से ज्यादा करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर की बात करेंगे,
हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होगा, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो ये करेगा कंडक्टर की तरह, ठीक, CONDUCTOR, ठीक, एक कंडक्टर की तरह ये बिहेव करने लग जाएगा, ठीक। ये दो बातें यहां से ध्यान रखनी है, ठीक। अब सुनो, चालक पदार्थ के अंदर जैसे यहाँ पे बोला कि जब इसको हम हीट देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे, फ्री होने लग जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तब वो चलेंगे, है ना, तभी वो चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। तो क्या चालक पदार्थ के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या? यस, जो चालक पदार्थ है अपने पास, जो चालक पदार्थ होता है उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे अपने पास मेटल है, मेटल के अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या चीज, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, आवेश को लेके चलते हैं। आवेश को लेके जो चलता है, आवेश को जो लेके चलता है मेटल के अंदर, वो कौन होता है, धातुओं के अंदर जो आवेश को लेके चलेगा वो कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, धातुओं के अंदर आवेश को लेके चलते हैं। तो कोई भी जो आवेश को लेके चलता है, कोई भी जो आवेश को लेके चलता है उसको हम क्या कहते हैं, आवेश वाहक। तो धातुओं के अंदर आवेश वाहक कौन होता है, धातुओं के अंदर आवेश वाहक, धातुओं के अंदर आवेश वाहक का काम कौन करेगा, तो यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। धातुओं के अंदर आवेश वाहक का काम, आवेश वाहक मतलब जो चार्ज को लेके चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, अपने कंधे पे रखेगा और क्या करेगा, लेके चलने लग जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके चलने लग जाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के अंदर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, धातुओं को लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कौन होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होता है आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होता है कौन, आयन। इसमें आवेश वाहक का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आवेश वाहक का काम कौन करेगा, तो आयंस करते हैं, ठीक, वाहक, ठीक, आवेश वाहक का काम कौन करेगा, आयंस करेंगे, ठीक। जैसे अपने पास इलेक्ट्रोलाइट का अगर एक एग्जांपल है तो क्या चीज, NaCl प्लस H2O, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया NaCl को, तो NaCl जो है किसमें टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव आयन और ये कौन सा, निगेटिव आयन, एक हो गया अपने पास पॉजिटिव आयन, एक हो गया निगेटिव आयन, जो क्या करेंगे, आवेश को लेके चल रहे होंगे, आवेश को लेके चल रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आवेश वाहक का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, आयंस, यानी आयंस हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या करते हैं, आवेश वाहक का काम करते हैं। और मेटल्स के अंदर कौन आवेश वाहक का काम करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। आवेश वाहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज कैरियर। तो मेटल के अंदर चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, तो आयंस करते हैं। क्लियर होना चाहिए। अचालक में तो चलेगा ही नहीं, है ना, इसमें तो जो अपने पास आवेश है वो चलता ही नहीं है, ठीक, वो तो चलता ही नहीं, अगर चलता तो क्या होता, ये भी चालक की तरह काम करता, फिर ये अचालक रही क्यों जाता, है ना। अर्धचालक की बात करें तो इसमें कौन करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें होल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं जो क्या करते हैं, आवेश वाहक का काम करते हैं, ठीक। तो इतनी चीज आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर कहाँ से आए, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कहाँ से आए, थोड़ा सा इसको भी समझिए, ठीक। जैसे अपने पास एक एटम है, अपने पास एक एटम है, मान के चलो पूरा का पूरा ये मेटल है, तो इस मेटल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, छोटे 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 एटम्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे। उसमें से मैं एक एटम की बात कर लेता हूँ, ये अपने पास एटम्स है, ये जो अपने पास मेटल है, ये जो अपने पास मेटल है वो किसका मिलके बना, किससे मिलके बना है, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। इसमें से एक एटम की बात करें तो उस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, पता होगा, बताया मैंने पहले से भी, ठीक, कि यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इसके चारों ओर कौन घूम रहा होता है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, है ना, जो है कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक, डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है वो, ठीक, उसके अंदर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, मतलब खंडित अपने पास, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, खंडित, ऐसी सतत कक्षाएं नहीं होती है, एक एक करके कक्षाएं होती है, एक कक्षा यहाँ, फिर एक और कक्षा, फिर एक और कक्षा, है ना, लगातार नहीं रहेंगी, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर हम क्या करें, इनको कहीं से बाहर से हीट प्रोवाइड करें, उष्मा अगर इसको हम देते हैं, क्या देते हैं, उष्मा, हीट, अगर इसको हम कहीं से हीट दे दें, एनर्जी दे दें, हीट देने का मतलब एनर्जी दे दें, अगर हम इसको ऊर्जा दे दें, एनर्जी दे दें,
तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके क्या होगा, खुश हो जाएगा। खुश होने का मतलब ऊर्जा लेकर के ये अपनी कक्षा को छोड़ करके भाग जाएगा। जो सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा, आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा कि जो सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो उष्मा पा करके क्या करता है, अपने इस एटम को छोड़ करके यहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एक एटम को अगर मान लो हीट हम देते हैं तो क्या केवल एक एटम को हीट मिलेगा कि बहुत सारे एटम्स को मिलेंगे, तो बहुत सारे एटम्स को मिलेंगे। अगर बहुत सारे एटम्स को, बहुत सारे परमाणुओं को क्या मिलता है, उष्मा मिलती है, तो उससे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो क्या उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे क्या, तो यस, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, वृत्तीय गति कर रहे होंगे ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, इस शेल में, इस कोश में क्या कर रहा होगा, तेजी से घूम रहा होगा। कौन सी गति कर रहा होगा, तो वृत्तीय गति कर रहा होगा, है ना, लगातार ऐसे चल रहा होगा। जैसे इसको उष्मा मिला, ये छोड़ करके किधर चला जाएगा, ये घूम के इधर चला जाएगा ना, ये यहां से इधर चला गया। ठीक, तो इसके पास एनर्जी आई तो ये घूमते घूमते क्या हो गया, इससे बाहर निकल गया। तो अब बाहर निकल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चुपचाप जाके एक जगह खड़ा हो जाएगा, ऐसे रुक जाएगा, क्योंकि चल रहा था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, चल रहा था। तो ऐसा तो होगा कि नहीं कि यहाँ पे इसको ऊर्जा मिली तो ऊर्जा लेकर के बाहर आया और यहाँ पे रुक गया, ऐसे घूम रहा था यहाँ पे, तो ऊर्जा लेकर के ऐसे थोड़े होगा कि यहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, बस नहीं। तो ये क्या करेगा, बहुत हाई स्पीड से क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा। 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा और चलेगा। और कौन सा मोशन करेगा, तो रैंडम मोशन करेगा, जिगजैग मोशन करेगा। रैंडम मोशन क्या होता है, तो कोई भी पार्टिकल अगर इस तरीके से मोशन कर रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। ठीक, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। अब तो अगर ये रैंडम मोशन कर रहा होगा, अगर ये रैंडम मोशन कर रहा होगा, ठीक, तो इसकी वजह से क्या करंट बनेगा क्या, तो बोलेंगे नहीं, इसकी वजह से करंट नहीं बनेगा। बस इतना भी समझो यहाँ पे कि जैसे इसको हीट दिया वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इस एटम से बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रैंडम मोशन कर रहा है, तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इस वाले एटम से निकलेगा, ऐसे इस वाले एटम से निकलेगा, ऐसे इस वाले एटम से निकलेगा, ऐसे बहुत सारे एटम से क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त आवेश। यही मुक्त आवेश किसका काम करते हैं, आवेश वाहक का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आवेश को लेके चलने का। चलिए इस चीज को और समझते हैं अच्छे से, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं किसकी तरफ, विद्युत धारा क्या होता है उसको डिफाइन करने की तरफ, परिभाषित करने की तरफ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे अपने पास एक एटम है ना, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। मान के चलो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित है। ये सब क्या होते हैं, शेल होते हैं, कोश होते हैं ना। तो सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, अगर उसको कहीं से बाहर से एनर्जी मिल जाए, कहीं से हीट मिल जाए, ठीक, अगर इसको कहीं से एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत हाई स्पीड से तो चल ही रहा था, वृत्तीय गति तो कर ही रहा था, है ना। अगर इसको ऊर्जा मिल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मान के चलो यहाँ से ऐसे छोड़ करके चला जाएगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल को छोड़ करके किधर चला जाएगा, इस शेल को छोड़ करके हट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन जो एटम से क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन जो एटम से फ्री हो गया है, वो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से फ्री हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये अपने पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एटम को हीट दिया तो इस हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके चला गया। ठीक, अब एटम को छोड़ के चला गया तो इसीलिए इसको हमने बोला क्या चीज, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हीट है वो कौन प्रोवाइड करता है, जैसे मान के चलो अगर एक मेटल की बात करें तो मेटल के अंदर ये एटम है। ठीक, इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। पर ये थोड़े कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरा इस कंडक्टर को ही छोड़ के बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक,
इस पूरे कंडक्टर को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, इसी कंडक्टर के अंदर रहेगा, इसी चालक तार के अंदर रहेगा। कौन? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसी कंडक्टर के अंदर है, और ये छोड़ के जब गया था तो इसके पास बहुत ज्यादा हाई स्पीड थी, वेलोसिटी इसकी बहुत ज्यादा थी। वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी तो ये क्या करेगा, लगातार ये ऐसे जिगजैग मोशन, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रुके नहीं रहेंगे, ये बहुत ही हाई स्पीड से क्या कर रहे होंगे, ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे रैंडम मोशन क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे कर रहे होंगे। अच्छा, क्या इनके रैंडम मोशन की वजह से कोई विद्युत धारा बनेगी? तो बिल्कुल नहीं। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड किया। किसको? हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसको, इस एटम को। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बहुत हाई स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, कौन सी स्पीड से? तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रहा होगा, रैंडम मोशन कर रहा होगा। ठीक, चलो अब हमने क्या दिया इसको यहाँ पे, अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये हीट देता कौन है। जैसे यहाँ पे मेटल को तो हम हीट नहीं देते, हम कहते हैं कि जो धातुएं होती है उन धातुओं के पास पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो धातुओं को हीट कौन देता है? क्या धातुओं को हीट हमने दिया है? नहीं, धातुओं को हीटअप कौन करता है? तो जो सन से लाइट आती है, ठीक, जो सन से लाइट आती है और उसमें हीट भी होता है और लाइट भी होती है ना। तो मतलब जो सन से एनर्जी आती है उसमें हीट भी होती है, हीट एनर्जी भी होता है और लाइट एनर्जी भी होता है। तो उसको कौन हीटअप करता है? मेटल को कौन हीटअप करता है? तो मेटल को हीट करता है कौन? सन से आने वाली जो धूप है वो क्या करती है, मेटल को हीट करती है। उसका जो हीट है वो सफिशियंट है क्या करने के लिए, सफिशियंट है क्या करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना। सुनो, मैं सफिशियंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब जो रूम का टेम्परेचर है, उस रूम के टेम्परेचर पर, उस रूम के तापमान पर ही क्या होगा, इस मेटल के एक एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा हीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, पहले से ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकले होते हैं। किसके हीट के द्वारा? तो सन से जो आने वाली धूप है उस धूप के हीट के द्वारा, उष्मा के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन पहले से बाहर निकले होते हैं। इसलिए यहाँ पे मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही इनके पास रहता है। अब क्या करेंगे, इसी को हमें समझना है कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, बहुत हाई स्पीड से चल रहे इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये करंट बनाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। ठीक, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हैं, तो अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चलेंगे। कब? जब हम इसको इसके क्रॉस, इस चालक तार के सिरों के बीच हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तब, है नहीं। ठीक, देखिए नोट क्या करना है आपको यहाँ पे, तो ये नोट करना है कि हीट की वजह से कौन बाहर आएगा, हीट की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये चीज नोट करिएगा। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्या दिया, हीट से क्या निकला, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी है, तो थर्मल वेलोसिटी है, ऊष्मीय वेग है। उस ऊष्मीय वेग की वजह से यहाँ पे कोई सा करंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सुनिए, जैसे अपने पास क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, है ना, जब लंच होता है तो लंच के टाइम में क्या होता है, सभी बच्चे जो है बाहर निकलते हैं। जैसे ही लंच होता है सभी बच्चे बाहर निकलते हैं, खेल रहे होते हैं। ठीक है, खेल रहे होते हैं, कुछ लोग खेल रहे होते हैं, कुछ लोग मशीन के पास जा रहे होते हैं ना, मतलब पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं, कुछ लोग किसी और जगह पे जा रहे होते हैं। तो चार लोग, अगर 4 लोग इस साइड जा रहे हैं तो 4 लोग इस साइड से क्या कर रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं। अगर 10 लोग इस साइड जा रहे हैं तो 10 लोग इस साइड से आ भी रहे होते हैं। ठीक, तो वहां पे हमें कोई सा करंट देखने को नहीं मिलता है। पर वहीं पे अगर छुट्टी वाली बेल लगती है ना, अगर छुट्टी वाली बेल लगती है तो उस टाइम पे क्या होता है, सभी लोग एक सर्टेन डायरेक्शन में जाते हैं, सभी लोग एक ही तरफ जा रहे होते हैं। जब सभी लोग एक ही तरफ जा रहे होते हैं तो हमें एक धारा दिखती है, और किसकी धारा होती है वो, तो स्टूडेंट की धारा होती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट करंट। जब स्टूडेंट एक तरफ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट करंट। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं बात कर रहा था कि जब लंच हुआ था, ठीक है, तो लंच के टाइम में क्या था, सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक इधर से उधर मूव कर रहे हैं। 10 लोग इधर आ रहे हैं तो 10 लोग इधर जा रहे हैं, 5 लोग इधर जा रहे हैं तो 5 लोग इधर से आ रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो ओवरऑल करंट बनता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, जो ओवरऑल करंट बनता है वो कितना हो जाता है, 0। 10 लोग इधर आ रहे हैं, 10 लोग इस साइड जा रहे होते हैं, इस वजह से करंट कोई सा दिखता नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई सा करंट फॉर्म नहीं होता है, कोई सा करंट फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो बताया कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 लोग अगर आ रहे हैं इस साइड से, 10 लोग जा रहे होंगे
इस साइड, है ना। 10 लोग अगर इस तरफ जा रहे हैं तो 10 लोग इस तरफ से आ भी रहे होंगे, हाईली चांस है। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन तो कर रहा है, तो हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे जा रहे हो और 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, इस तरीके से जा रहे हो, हाईली चांस है। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हो तो हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे आ रहा हो। अगर मान के चलो 100 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ रहे हैं ऐसे इस तरफ, तो हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से भी जा रहे हो, है ना। तो जो ओवरऑल करंट बनेगा, इसकी वजह से अगर पॉजिटिव बना, इसकी वजह से अगर पॉजिटिव बना, तो इस वाले की वजह से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव करंट हो जाएगा। तो ओवरऑल करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई सा करंट नहीं बनता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ से हाँ, तो ये समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। देखिए, ये अपने पास क्या है, कंडक्टर है, एक अपने पास चालक तार है। उस चालक तार के अंदर बहुत सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके पास कौन सी वेलोसिटी अभी है, तो इनके पास कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियली इनके पास थर्मल वेलोसिटी होगी, उष्मीय वेग होगा। उस उष्मीय वेग की वजह से इसके पास कोई सा इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। उस उष्मीय वेग की वजह से इस तार में कोई सा भी विद्युत धारा नहीं बनेगा। ठीक, अब क्या होगा, अब हम इस चालक तार को कनेक्ट करेंगे किससे, इस चालक तार को हम जोड़ेंगे किससे, तो एक सेल से। हमने क्या किया, इस चालक तार को एक सेल से जोड़ा है। देखो, यहाँ पे जो वायर है और यहाँ पे जो वायर है, ठीक, वही सेम वायर ये भी है, वही वाला सेम वायर ये भी है। जैसा वायर ये है वैसा ही वायर ये वाला भी है, पर इसको इनलार्ज करके बना दिया है। इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया। ठीक, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो फिर भी इसको हमने क्या कर दिया, इनलार्ज करके पहले ही बना लिया। तो इसको इनलार्ज करके क्या कर दिया, दिखा दिया। यहाँ पे वायर यही वाला है पूरा का पूरा, पर इसको कैसा कर दिया, इनलार्ज, बड़ा कर दिया। ठीक, जूम कर दिया। जूम किया तो हमें क्या दिख रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है। अब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, सेल के। ये अपने पास सेल का सिंबल है, सेल के एक टर्मिनल से, इसको बोलते हैं टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, टर्मिनल। ये होता है अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है अपने पास नेगेटिव टर्मिनल। इसको बोलते हैं धनात्मक टर्मिनल और इसको बोलते हैं क्या चीज, ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है, आगे ये अपने पास है स्विच का सिंबल, की बटन का सिंबल, है ना। और अब जब हम क्या करेंगे, सेल को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, इसके साथ, इस वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। वायर को लाए और सेल के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको पॉजिटिव के साथ और इसको नेगेटिव के साथ जो है कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आएगा कौन सा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। ये अपने पास पॉजिटिव पोटेंशियल, ये अपने पास नेगेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो ये अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये अपने पास क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक, मतलब ये अपने पास धन विभव और ये अपने पास ऋण विभव। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ये जब सेल से कनेक्ट किया तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आ गया है कौन सा, पॉजिटिव वाला, और यहाँ पे आ गया कौन सा, नेगेटिव वाला। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जैसे मैंने बनाया है, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का है बस। ठीक, बना ये कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अंदर, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है और एक नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मैंने ये चीज जो है पहले से बताया, इसीलिए बोला कि जो मैंने पहले का वीडियो बना रखा है, 2 कम से कम वीडियो इनिशियल वाला, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो कम से कम देख लो। ठीक, तो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र रेखा बनती है, तो कैसे बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बनती है। ठीक, आगे अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जैसे ये अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पहुंचा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पहुंचा, तो ये हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, ये हो गया नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसके बीच क्या बनने लगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनने लगी, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनने लगी, कहाँ, यहाँ पे नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनने लगेगी। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, वो नेगेटिव चार्ज को देख के क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक, आकर्षित करता है। मैंने ये चीज बताया कि अगर अपने पास इस तरीके से क्या है, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो इसका मतलब वो किसने बनाया हुआ है, वो पॉजिटिव चार्ज ने बनाया हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज ने बनाया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ खींचेगा। ऐसे भी समझो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस वाले को क्या करता है, आकर्षित, माइनस वाला माइनस वाले को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो ये माइनस वाला माइनस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये प्लस वाला माइनस वाले को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब आकर्षित करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागने लग जाएंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, सेल से इसको कनेक्ट किया वायर को,
वैसे ही क्या हुआ, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भागने लग गए किसकी तरफ, इसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने लगे कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने लगे। अब जब ये भागेंगे, अब ये जब चलने लग जाएंगे तो इन्हीं के चलने की वजह से क्या बनेगा, विद्युत धारा बनेगी, इन्हीं के चलने की वजह से विद्युत धारा बनेगी। तो विद्युत धारा किसकी वजह से बनती है, तो विद्युत धारा बनती है इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से, विद्युत धारा बनती है इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से। कंडक्टर के अंदर, चालक तार के अंदर जो अपने पास मेटालिक जो वायर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो किसकी वजह से बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से बनता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इससे पहले भी क्या नहीं चल रहे थे, क्या चल रहे थे, पर किस वेलोसिटी से चल रहे थे, थर्मल वेलोसिटी से चल रहे थे, उसमें वेग से चल रहे थे। तो उसमें वेग से चल रहे थे तो क्या कोई यहाँ पे करंट बना था, मैं बोला कि नहीं, कोई करंट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल भी दिया क्या, जैसे स्कूलों में जब लंच होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते तो हमें कोई करंट दिखाई नहीं देता है, पर जैसे छुट्टी होती है वैसे हमें करंट दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से उसमें वेग से ऐसे ऐसे घूम रहे थे, जिगजैग मोशन कर रहे थे इस तरीके से, ये सभी के सभी कैसे मोशन कर रहे हैं, इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन। ठीक है, अगर 10 इधर आ रहे हैं तो 10 इधर भी जा रहे हैं, तो कोई यहाँ पे करंट नहीं बन रहा है। पर क्या हुआ, जैसे ही हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इस चालक तार के सिरे पर, ये चालक तार है और ये चालक तार का सिरा है, इस चालक तार के सिरे पर हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, मतलब विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया। कैसे, इस सेल के द्वारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है हाइयर पोटेंशियल, ये होता है लोअर पोटेंशियल। अगर हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ मान चलो V है, यहाँ 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि V माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, V आएगा। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब खींचने लग जाएंगे तो ध्यान से, तो क्या ये वाली वेलोसिटी छोड़ देंगे क्या अपनी, क्या थर्मल वेलोसिटी छोड़ देंगे क्या, नहीं, थर्मल वेलोसिटी ये अपना नहीं छोड़ेंगे। तो ये कैसे चल रहे होंगे, तो ये मान के चलो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था इस तरीके से, ठीक, तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, विद्युत विभवांतर उत्पन्न करेंगे चालक तार के सिरों पर, वैसे ही क्या होगा, ये ध्यान से देखना, ये इस तरीके से क्या करेगा, ये इस तरीके से चलने लग जाएगा। ठीक, ये वाली वेलोसिटी तो चली रही है, मतलब ये वाली वेलोसिटी तो है ही, है ना, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये हल्का हल्का क्या करेगा, शिफ्ट भी करेगा, ड्रिफ्ट भी करेगा, है ना, हल्का हल्का ये क्या करेगा, खिसकने लग जाएगा, हल्का हल्का ये क्या करेगा, खिसकने लग जाएगा। जैसे ये इस तरीके से तो वेलोसिटी है ही, है ना, ये इस तरीके से वेलोसिटी है ही, पर साथ ही साथ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये कुछ आगे की तरफ भी चल रहा है, कुछ आगे की तरफ भी खिसक रहा है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग मोशन तो कर ही रहे हैं, यहाँ वाला मान लो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे जिगजैग मोशन तो कर ही रहा है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ भी खिसक रहा है, बहुत धीरे धीरे, लगभग एक mm पर सेकंड की स्पीड से क्या होता है, ये आगे की तरफ खिसक रहा होता है, ऐसे ऐसे। आई बात समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मोशन तो कर ही रहा है, थर्मल वेलोसिटी तो चल ही रहा है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है किसकी तरफ, हाइयर पोटेंशियल की ओर, धीरे 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 क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ना, 1 mm पर सेकंड की वेलोसिटी से लगभग ये चल रहा होता है। इसी की वजह से क्या बनता है, विद्युत धारा बनती है। तो आई होप कि मैं इसको समझा पाया हूँ, ठीक, कि किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चलता है। अब बात करते हैं किस पर, कि ये जो अपने पास अभी मैंने लिया था यहाँ पे निगेटिव चार्जेस, एक तरह से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, मैंने लिया था यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, अब सीधे सीधे आवेश की बात करेंगे। हम इस इलेक्ट्रॉन को सीधे सीधे क्या बोल देंगे, आवेश। अच्छा सुन लो, एक चीज और देख लो, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन किस तरफ चल रहा है, इस तरफ ना, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं किस तरफ, इस तरफ, किधर से किधर, नेगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर। तो ये चल रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा चला किधर, इलेक्ट्रॉन तो चला इस साइड, पर जब करंट की बात आएगी जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस तरफ होगा, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन चलेगा इस साइड तो करंट का डायरेक्शन लेंगे किस साइड, इस साइड। इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसका डायरेक्शन, करंट के चलने का डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसको मैं नोट करके लिखूंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं क्या विद्युत धारा के बारे में, क्या होता है विद्युत धारा, परिभाषा भी देखेंगे इसका, है ना। अब आ गए अपने टॉपिक पे, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पहले बता चुका हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, जिगजैग मोशन की वजह से कोई सा करंट नहीं बन रहा था। अब क्या हुआ
कि जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इस चालक तार के सिरों पर जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लग गए, खिसकने लग गए किसकी तरफ, माइनस से प्लस की तरफ ना, नेगेटिव से किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खिसकने लग गए। ठीक है, तो इस खिसकने को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी मेटल के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है ना, अनुगमन वेग की वजह से होता है। ठीक, या अपवहन वेग बोलते हैं इसको, बाद में आप पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। अनुगमन वेग या अपवहन वेग की वजह से ये वेलोसिटी ये करंट होता है। ठीक, चलिए अब मैं उन सब चीजों को छोड़ दे रहा हूँ, है ना, कि अनुगमन वेग अपवहन वेग आपके समझने के लिए वो मैं बता रहा था। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या समझते भैया कि ये अपने पास आवेश है, केवल बोलो आवेश, ना पॉजिटिव बोलो ना अभी नेगेटिव बोलो, केवल क्या बोलो कि ये आवेश है। ये कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, आवेश। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे इसके अक्रॉस, कैसे भैया, सेल लगा के और स्विच को ऑन करके, सेल लगाया और स्विच को ऑन कर दिया। जैसे स्विच को ऑन किया वैसे क्या होगा, यहाँ से आवेश प्रवाहित होने लगेंगे, आवेश चलने लग जाएंगे। और इस बार आवेश कैसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। भूल जाओगी करंट मतलब इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे थे, वो ठीक है, वो आपके समझने के लिए था। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको आवेश मान लिए, चार्ज मान लिए, है ना। तो अगर केवल आवेश मान लिया तो क्या होगा, अब ये आवेश जो है चलेगा किस तरफ, इस तरफ, ये आवेश बहेगा इस तरफ। तो अब आवेश फ्लो करने लगा है, बहने लगा है। ठीक, तो उसी के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इकाई समय में पहली बात तो एक सिंपल डिफिनेशन होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, ये बोर्ड में आप लिख सकते हैं ना, अगर पूछा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं तो ये डिफिनेशन रहेगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल तरीके से सबको रटा होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अच्छा इसका अगर एक्चुअल डिफिनेशन, अच्छा डिफिनेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, ये इसकी क्या है, परिभाषा है, डिफिनेशन है। ठीक, परिभाषा। ठीक, एक और परिभाषा अगर लिखना चाहे तो, ठीक, मतलब ये थोड़ा सा, ये जो डेफिनेशन है ना उससे अच्छे से समझ में नहीं आता है। ठीक, मैं एक और डेफिनेशन लिखता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। क्या चीज, इकाई समय में, इकाई समय में, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, इससे फील भी आता है। इकाई समय में किसी चालक तार, किसी चालक, इकाई समय में किसी चालक तार की, किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल से, अभी समझा दूंगा। इकाई समय में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। सिंपल, विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, इतना सिंपल है। क्या चीज, इकाई समय में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। अब ध्यान से समझो, ये तो हो गया डेफिनेशन, ये पहला वाला डेफिनेशन और ये दूसरा वाला डेफिनेशन। तो जिसको अच्छा लगे कि ये वाला मुझे रट लेना चाहिए, वो ये रट ले और लिख ले इसको, है ना भाई, आराम से इसको इसका डेफिनेशन ये वाला चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम सही है, करेक्ट, ये भी है करेक्ट, ये भी है। इस वाले में थोड़ा ज्यादा फील आता है। जैसे देखो क्या बताया कि ये अपने पास आवेश है, ये अपने पास आवेश है, और ये इसका क्या होता है, वायर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, अगर एरिया की बात करेंगे तो ये भी एरिया, एरिया में क्या होगा, जैसे ये अगर एरिया की बात करेंगे, जो वायर होता है, जो तार होता है वो सिलेंड्रिकल होता है ना, वो कैसा होगा, बेलन के आकार का होगा, इस आकार का होगा। ठीक, अब इसके अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में ये भी आ जाएगा, है ना, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक, जो अपने पास वक्राकार सतह होती है वो भी तो एरिया के अंदर आएगी, और ये भी आएगा एरिया के अंदर, और
ये भी आएगा एरिया के अंदर, ठीक है। तो इस वाली एरिया को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल। ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल होती है ये वाली एरिया ना। तो ये अपने पास क्या है, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये आवेश चलने लग जाएंगे, ये आवेश चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आवेश निकलेगा, यहाँ से आवेश बाहर निकलेगा, मतलब आवेश तो जा रहा होगा तार के अंदर। हम एज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे और यहाँ पे आके हम बैठ जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे आके बैठ जाएंगे और आकर के बैठ के क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको हम देखेंगे कि यहाँ से कितने आवेश निकल रहे हैं, यहाँ से कितने आवेश निकल रहे हैं, किससे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। जैसे हमें अगर देखें, ऑब्जर्व करें तो एक आवेश निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 50 आवेश निकल गए। कितने आवेश निकल गए, 50 आवेश निकल गए। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अगर यहाँ पे 1 सेकंड तक हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा और यहाँ से 50 आवेश निकल गए, इस अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल से अगर 50 आवेश निकल गए 1 सेकंड के अंदर, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो कितनी है, यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो कितनी है, 50 कूलाम है। कितनी है, 50 कूलाम। 50 आवेश निकलने का मतलब मेरा है 50 कूलाम आवेश से, है ना। तो 50 कूलाम अगर आवेश यहाँ से निकल जाता है 1 सेकंड के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जो विद्युत धारा फ्लो कर रही है, बह रही है, वो कितनी है, 50 कूलाम पर सेकंड है। वही लिखा है कि इकाई समय में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये देख रहा है कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, जैसे इसको रिप्रेजेंट वगैरह किससे करेंगे, ये तो हो गई डेफिनेशन कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में या फिर यहाँ पे बोलो 1 दिन में, क्या चीज, टाइम कितना रखना है, 1 रखना है, 1 रखना है। चाहे तुम सेकंड लो, मिनट लो, आवर लो, डे लो, ईयर लो, है ना, मंथ लो, कुछ भी लो, पर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो अभी मैं कौन सा ले रहा हूँ, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इस चालक तार की अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल से जितने आवेश की मात्रा निकलेगी, जितनी आवेश की मात्रा निकलेगी, उसी आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। ठीक, जो विद्युत धारा है, ठीक, इसे का मतलब विद्युत धारा को, इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं। ठीक, विद्युत धारा को आई से व्यक्त किया जाता है। और फिर क्या चीज, माना टी समय में, मतलब ये जब देख रहा है, मान लो कि ये जो लड़का ऑब्जर्व कर रहा है, कितने समय के लिए, क्या, टी समय के लिए। कितने समय के लिए, टी समय के लिए। माना टी समय में चालक तार टी समय में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा Q है। आवेश की मात्रा Q है। ठीक, मतलब टी समय तक इसने देखा और टी समय में देखा कि Q आवेश क्या हो गया, बाहर निकल गया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना आवेश पार कर गया, तो Q आवेश जो है यहाँ से पार कर गया। इसने गिना, काउंट किया, 1 निकला, 2 निकला, 4 निकला, 5, 6, 7, 8, 9, Q तक जो है चार्ज यहाँ से निकल गया। कितने सेकंड में, टी सेकंड में। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो आई की वैल्यू होगी ना, जो विद्युत धारा होगी, वो किसके बराबर होगी, तो आई बराबर Q डिवाइडेड बाई टी, Q डिवाइड बाई टी के बराबर होगी। तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला। अगर टाइम को कितना रख दे, 1 सेकंड बना दे, अगर टाइम को 1 कर दे, टाइम को 1 करेंगे तो Q किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। अगर टाइम को 1 रखते हैं तो Q की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई के बराबर होगी, विद्युत धारा के बराबर होगी। यानी इकाई समय बोलने का मतलब टाइम को कितना कर दिया, 1 सेकंड कर दिया। इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, इसको 1 किया तो ये प्रवाहित आवेश की मात्रा हो गई। प्रवाहित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और इसका ये हो गया क्या चीज, फार्मूला। तो ये एक फार्मूला मिल गया। ठीक, जो कि आपको क्या करना है, याद करके रखना है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाई
ठीक, अब इसी से डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले निकलते हैं। कौन कौन से? जैसे यहां से निकल सकता है Q इज इक्वल टू क्या चीज, I मल्टीप्लाइड बाई टी। तो कभी कभी आपको क्या करेगा कि करंट दे देगा और टाइम दे देगा, करंट दे देगा और टाइम, इलेक्ट्रिक करंट दे देगा, विद्युत धारा दे देगा और साथ ही साथ समय दे देगा। बोलेगा कि एक चालक तार है, उसके अंदर 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। तो बताओ उसमें कितना आवेश, उस चालक तार से कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू आई। बेसिक फार्मूला I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी, ये रट के रखना है। ठीक, बाकी तीन जो है निकल जाएंगे, इससे डराइव हो जाएंगे। एक और फार्मूला होगा, एक और फार्मूला होगा। कौन सा फार्मूला होगा? तो यहाँ पे T को यहाँ मल्टीप्लाई करो, I को नीचे करो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई I, Q डिवाइड बाई I, जिसमें कि ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी है, ऐसा नहीं है ना। वैसे तो ये मेन फार्मूला अपने पास, बेसिक फार्मूला है, जिसको तुम्हें क्या करना है, याद करके रखना भाई। ठीक, अब आते हैं किस पर, इसके यूनिट पर, इसके यूनिट पर। तो कौन कौन सी बात हो गई, एक तो डेफिनेशन हो गया और एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना, I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी का। अब आते हैं किस पर, SI मात्रक पर। SI मात्रक किसका SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, देखना, अगर विद्युत धारा के SI मात्रक की बात करेंगे तो वो होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो बताया मैंने, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, और टाइम का क्या होता है, समय का क्या होता है, तो समय का होता है सेकंड। ठीक, इसको लिखते कैसे हैं, सेकंड ना लिख करके क्या लिखते हैं, सेकंड। ठीक, सेकंड हिंदी में क्या होता है भैया, सेकंड। अच्छा, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे, कैपिटल C और डिवाइड बाई क्या चीज, यस। ठीक, या तो कूलम पूरा लिखो, डिवाइड बाई सेकंड कर देना। ठीक, या फिर क्या लिखो, कैपिटल C डिवाइड बाई यस। या इसी को लिखने का तरीका होता है, इसी को लिखने का तरीका होता है CS इनवर्स। ठीक, ध्यान से देख लेना यहाँ पे। ठीक, चेक कर लो, नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको। तो I का जो यूनिट होगा, I का जो यूनिट होगा वो ऐसे होगा, CS इनवर्स। ठीक, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिख दो, दोनों में से कोई सा। या फिर अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख दो। आजकल तो सभी लोग क्या कर रहे हैं भैया, इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक, तो I इज इक्वल टू क्या चीज, I का यूनिट क्या होगा, SI मात्रक क्या होगा, कूलाम बटा सेकंड। अच्छा, इसी का SI मात्रक एक और होता है, इतना बड़ा कौन यूज करे, मतलब कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका केवल एक यूनिट बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, एम्पियर। क्या भैया, एम्पियर, है ना, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम पर सेकंड भी होता है और उसी को मिला के हम एक साथ बोलते हैं क्या चीज, एम्पियर। जैसे फोर्स का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक बार में हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे है। वैसे ही विद्युत धारा का SI मात्रक भी किसके नाम पे है, एक साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक, जिनका नाम था क्या चीज, एम्पियर, जिनका नाम था एम्पियर। ना, अब अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल कौन सा होगा, कैपिटल A। अगर हम एम्पियर ना लिख करके सिंबल बनाना चाहते हैं तो हम सीधे सीधे क्या बनाएंगे, सिंबल के तौर पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल A। अगर मान लो पूरा लिखेंगे, इंग्लिश में अगर लिख रहे होंगे और पूरा लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, AMPER, एम्पियर को। ठीक, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भौतिक राशि का जो SI मात्रक है या मात्रक है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो, तो अगर हम उसको पूरा लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। अगर हम सिंबल बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, उसका पहला लेटर कैपिटल रखेंगे। ठीक है, चल, या एक ही लेटर यूज करेंगे जब सिंबल यूज करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, कैपिटल लेटर यूज करेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, SI, ये इसका हो गया SI मात्रक, एम्पियर। याद रखना है, कूलाम पर सेकंड और क्या चीज, एम्पियर। किसी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये क्या करते हैं भैया, पूछ देते हैं कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। अच्छा, क्या और भी फार्मूले होते हैं क्या, डेफिनेटली। IAV, जैसे अभी हमने लिखा I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी, तो ये किसका फार्मूला है, एवरेज करंट का फार्मूला है ना। ये अपने पास औसत विद्युत धारा का फार्मूला होता है। इसको एक और तरीके से लिख देते हैं हम लोग, डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा टी। IAV इज इक्वल टू क्या चीज, डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये आपके सिलेबस में तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, फिर भी लिख लीजिए। डेल्टा Q को अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा Q को हम लोग क्या लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू डेल्टा Q को हम लोग लिखते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई क्या चीज, T2 माइनस
T1। ठीक, ये अपने पास एक फार्मूला होता है। एक और फार्मूला जब लिख ही रहे तो एक और फार्मूला लिख लेते हैं। क्या चीज? ये तो अपने पास IAB का फार्मूला हो गया, ये अपने पास एवरेज करंट का फार्मूला हो गया। अगर कोई हमसे इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला पूछ दे तो क्या बताएंगे? तो I लिखेंगे और I यहाँ पे IN लिख देंगे, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला। क्या चीज? DQ डिवाइड बाई क्या चीज? DT। क्या आपको ये पढ़ना है? नहीं, ये तो एकदम नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो फिर भी जान लो, ये तो फिर भी जान लो, पर ये वाला नहीं जानना है। ये सब कहाँ पे आएगा? क्लास 12th के अंदर आएगा। ठीक, तो I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या चीज? DQ डिवाइड बाई DT होता है। ठीक, बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा चार्ज यहाँ से क्या करेगा? फ्लो करेगा, तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। किसी क्षण पर जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या चीज? तात्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल इसके अंदर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट पर जो एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। अभी भी बताया कि फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। विद्युत धारा का जो फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या बनाया था? एक कंडक्टर बनाया था, इसको जोड़ा था किसके साथ? बैटरी के साथ। अभी बैटरी नहीं भी जुड़ी रहेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये प्लस और ये क्या चीज? माइनस। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे चार्जेस हैं। ठीक, छोटे छोटे चार्जेस हैं। अब यहाँ पे क्या किया? मान के चलो कि यहाँ पे हमने इस कंडक्टर के अंदर 10 सेकंड तक मान लो ये जो लड़का बिठाया था यहाँ पे, उसको वापस से बिठा देते हैं। ये क्या करता है? खुशी खुशी, है ना, 10 सेकंड तक ऑब्जर्व करता है, देखता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, नजर यहाँ पे टिकाए हुए, और देखता रहता है कि कितने आवेश यहाँ पे पास कर रहे हैं। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। टाइम 10 सेकंड। 10 सेकंड तक ये देखता रहा और इसको दिखा कि यहाँ से कितने चार्ज निकल गए। तो मान के चलो यहाँ से 50 कूलाम चार्ज निकल गए। सिंपल रखते एकदम ना, 50 कूलाम चार्ज यहाँ से निकल गया। 10 सेकंड तक देखा, 10 सेकंड तक इसने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई चार्जेस जा रहे हैं, मतलब चार्ज को काउंट कर रहा है, आवेश को गिन रहा है। गिनते गिनते देखा कि कितने आवेश पास कर गए? 50 कूलाम आवेश पास कर गया। तो जो करंट का वैल्यू होगा, तो इससे पूछा गया कि बताओ विद्युत धारा की वैल्यू कितनी होगी। तो विद्युत धारा का इसने वैल्यू कितना बताया? तो लो भैया क्यू इतना है, ये टी इतना है, तो ये बताया कि 50 कूलाम डिवाइड भी क्या होगा? 10। I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी से क्यू की वैल्यू रख दिया ऊपर और यहाँ पे रख दिया 10 सेकंड। तो I बराबर कितना है? 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया अपने पास 5 कूलाम पर सेकंड। ये अपने पास आंसर आ गया। अच्छा, इसी को ये चाह रहा है कि नहीं मैं तो कूलाम पर सेकंड नहीं बोलूंगा, तो मैं सीधे से क्या बोलूंगा? 5 एम्पियर। ठीक, अगर ये कह रहा है कि नहीं मैं 5 कूलाम पर सेकंड नहीं बोलना चाहता, तो मैं बोलूंगा भाई बोल दे क्या चीज? I इज इक्वल टू कितना? 5 एम्पियर। तो ये आई किसकी वैल्यू? करंट की वैल्यू। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो मान के चलो कि यहाँ से टाइम दिया, एक चालक तार के अंदर 80 सेकंड तक, एक चालक तार के अंदर 80 सेकंड तक आवेश प्रवाहित होता रहा। और कितना आवेश प्रवाहित हुआ? 80 सेकंड तक। इसने देखा कि 80 सेकंड तक यहाँ से आवेश प्रवाहित हो रहा है, और कितना आवेश प्रवाहित हो गया 80 सेकंड में? तो इसने देखा 200 कूलाम का आवेश प्रवाहित कर गया है। 200 कूलाम का आवेश प्रवाहित कर गया है। तो इससे फिर से पूछा गया बताओ विद्युत धारा कितना होगा? तो इसने बताया I इज इक्वल टू 200 कूलाम बटा कितना? 80। 200 कूलाम बटा क्या चीज? 80। ये अपने पास इसने बताया। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 कैंसिल, ये 20 डिवाइड बाई क्या है? 8। 20 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 8 दूना के 16 पॉइंट और 8 5 40, 2 पॉइंट कितना? 2.5 कूलाम पर सेकंड। 5 कूलाम पर सेकंड। तो I बराबर कितना? 2.5 एम्पियर आ गया। 2.5 एम्पियर। ये क्या है अपने पास? करंट की वैल्यू है। ठीक है ना। अब अपने पास 2.5 तो आ गया, इसका आंसर तो आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 के अंदर क्या है? इस बार हमें आवेश पूछेगा। ठीक है, तो टाइम कितना है? मान के चलो टाइम ये है 10 सेकंड। ठीक, कितनी देर के लिए करंट फ्लो किया? एक अपने पास चालक तार है, उसके अंदर 10 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। और कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुआ? तो मान के चलो 50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हुआ।
एक चालक तार के अंदर 10 सेकंड में 50 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। ठीक, तो पूछेगा कि बताओ उस चालक तार से कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा। अगर करंट कितना फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर का, तो बताओ प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी, प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, बेसिक फॉर्मूला। ठीक, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी आई मल्टीप्लाइड बाई टी से। देखो क्यू बराबर क्या चीज, टी का मल्टीप्लाई कर दो तो आई मल्टीप्लाइड बाई टी। तो क्या क्यू बराबर ये आई की वैल्यू 50 एम्पियर है क्या, और टाइम का वैल्यू कितना है 10 सेकंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो क्यू बराबर कितना, 50 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 500 एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड को मिला के हम क्या बोलेंगे, देखो भैया तुम चाहते तो क्या करते, इसको जो अपने पास करंट है और जो अपने पास टाइम है उसको एसआई मात्रक में रखो। इसको मतलब इसका जो करंट का जो वैल्यू है वो एसआई यूनिट में रहना चाहिए, इस टाइम की वैल्यू भी किस में रहनी चाहिए, एसआई यूनिट में रहनी चाहिए। इसके बाद क्या करो, सीधे मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है वो याद रखो, है ना। चार्ज का एसआई यूनिट होता है क्या, जिस कूलम। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एम्पियर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे क्या दिखाते कूलम। तो मैं तो लिखूंगा अभी, है ना, Q इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे अभी सिखाना है, तो Q इज इक्वल टू कितना 500 एम्पियर सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 एम्पियर सेकंड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक, तो ये अपने पास आ गया Q इज इक्वल टू 500 कूलम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, जैसे मान के चलो एक अपने पास वायर है, उस वायर से टोटल 500 गुलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है, और 500 गुलाम की चार्ज, जब 500 गुलाम का चार्ज जब फ्लो होता है तो उसमें जो करंट बनता है वो कितना बनता है 80 एम्पियर का करंट बनता है। ठीक, 80 एम्पियर का करंट बनता है। अगर 80 एम्पियर का करंट बनता है तो बताओ उस करंट को बनने में कितना टाइम लगेगा, उस करंट को बनने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज क्वेश्चन मार्क, तो आई इज इक्वल टू क्या चीज क्यू डिवाइड बाई टी है। इस बार टाइम पूछा है, टाइम अगर पूछा है तो क्यू की वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू 500 गुलाम और डिवाइड बाई कितना यहाँ पे टी यहाँ पे आ जाएगा, आई नीचे जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी है 500 गुलाम। ठीक, ये कहीं गलती कर दिएगा, यस, आई की वैल्यू कितनी है भैया 80 है, 80 एम्पियर। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, 50 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। ठीक, 50 डिवाइड बाई 8 क्या चीज सेकंड, ये गुलाम था बटा एम्पियर था, गुलाम बटा एम्पियर क्या हो जाएगा सेकंड। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड। ठीक, तो 50 बटा कितना आया 8, डिवाइड कर लेना उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 से 48 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 6.5 नहीं 6.5 नहीं 6.25 आई देंगे, है ना, 6.25 इसका आंसर आ जाएगा 6.25 सेकंड। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा 6.25 सेकंड। तो दिस वी हैव द आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अभी अपने पास चलिए इसे भी देखते हैं। एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, अगर अपने पास कोई एक चालक तार है तो उस चालक तार से एक सेकंड में अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। मान के चलो अगर अपने पास ये चालक तार है, एक चालक तार है, और इस चालक तार से 1 सेकंड में, टाइम कितना 1 सेकंड में इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो हम कहेंगे कि इस चालक तार से जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर है ना। 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे देंगे, तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम हो तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होता है 1 एम्पियर होता है। ये इसकी परिभाषा है। अगर मान लो किसी को परिभाषा नहीं याद रहती है तो क्या वो कोई और तरीका यूज कर सकता है क्या, यस, उसको केवल ये याद रखना है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। अगर ये याद है तो क्या करे, अगर उसको ये याद नहीं है तो क्या लिखे, यहाँ पे दूसरा मेथड है ना, इसी को लिखने का तरीका मैथमेटिकल तरीके से, यदि टी बराबर कितना 1 सेकंड,
यदि t बराबर 1 सेकेंड और q बराबर कितना, q बराबर 1 कूलम, q बराबर 1 कूलम, तो क्या होगा, तो I बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि q डिवाइड बाई t करेंगे तो q की जगह पे रखेंगे कितना, 1 कूलम, q की जगह पे रखेंगे कितना, 1 कूलम बटा क्या चीज, 1 सेकेंड, है ना। इसलिए या कर दें, या यहाँ पे क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 1 एम्पियर। ठीक, ये आएगा 1 एम्पियर। तो ये हो गया अपने पास 1 एम्पियर का परिभाषा। आगे कुछ और नोट लगाए हुए हैं, नोट में ये लिखना है तुम्हें, ये बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम है तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान है वो 1 एम्पियर होता है। ठीक, अब देखिए नोट में क्या लगा है, जैसे अपने पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक वायर था, ये अपने पास ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे क्या थे, चार्जेस थे। ठीक, ये चार्जेस थे। अच्छा, यहाँ पे बोला था इलेक्ट्रॉन है ना, फिर बाद में बोल दिया कि चार्जेस है, कंफ्यूज ना होने के लिए। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो मैंने बताया था भैया कि ये अपने पास प्लस और ये अपने पास माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर खींचने लग जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये खींचेंगे किधर, इस साइड, है ना। तो किधर से किधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, तो क्या ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है क्या। तो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है वो सेल के बाहर, सेल के, ये सेल है, सेल के बाहर, सेल के बाहर क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, और सेल के अंदर किधर जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव। जैसे ये अपने पास पॉजिटिव, ये अपने पास निगेटिव। अगर सेल से बाहर की बात करें तो किधर से किधर जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कौन कौन कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है सेल के बाहर, और सेल के अंदर किधर जाता है, सेल के अंदर किधर जाता है, सेल के अंदर जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अब अगली बात कौन सी, तो अगली बात है करंट के लिए, विद्युत धारा के लिए। ठीक, सेम चीज, क्या चीज, ये बनाया इसको और यहाँ पे बना दिया ऐसे। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, चार्जेस है। विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, ठीक, तो विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा इस तरफ प्रवाहित होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा इस तरफ प्रवाहित होता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, तो उसी लॉजिक से हम क्या बोलेंगे कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होता है, सॉरी, विद्युत धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है। तो जो विद्युत धारा है वो किधर से किधर प्रवाहित होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। किधर, सेल के बाहर। सेल के बाहर जो विद्युत धारा है, सेल के बाहर जो विद्युत धारा है वो किधर से किधर जाएगी, तो वो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किसमें, सेल के बाहर। सेल के बाहर जो अपने पास विद्युत धारा है वो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और सेल के अंदर की बात करें तो यही वाला विद्युत धारा किधर से किधर आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन सिरे से किधर होती है, ऋण सिरे की ओर होती है। सेल के धन सिरे से, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर अंदर की बात करेंगे सेल के, तो सेल के अंदर विद्युत धारा की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। वही चीज यहाँ पे क्या कर रखा है, नोट डाउन कर रखा है। जैसे विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। देखो क्या बताया कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा कौन सी होगी, ये होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो विद्युत धारा का डायरेक्शन ये होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो विद्युत धारा का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा और विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है, याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब विद्युत धारा सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, विद्युत धारा सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा, है ना, यहाँ पे क्या छूट गया, विद्युत धारा की दिशा। ठीक, विद्युत धारा की दिशा सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। यही तो बताया कि विद्युत धारा की दिशा सेल के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव से
निगेटिव, और सेल के अंदर किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये लिखा है तथा सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से किधर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सेल के बाहर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है सेल के बाहर, और सेल के अंदर किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ से नोटवर्दी पॉइंट। ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले फटाफट इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक, विद्युत परिपथ क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा जिस रास्ते से होके बहती है, फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, उस कंप्लीट पाथ को, उस पूरे रास्ते को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कितने टाइप का होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप का होता है। जो विद्युत परिपथ है वो दो प्रकार का होता है, एक तो अपने पास ओपन सर्किट होता है, एक अपने पास क्लोज सर्किट होता है। एक खुला परिपथ और एक बंद परिपथ होता है। करंट केवल बंद परिपथ से ही प्रवाहित होती है, खुला परिपथ से करंट प्रवाहित नहीं होता है, ठीक। देखो ये अपने पास क्या है, क्लोज सर्किट, ये अपने पास क्या है, ओपन सर्किट है। क्लोज सर्किट में क्या होगा, स्विच को जो है ऑन करके रखेंगे, ये स्विच होता है, तो स्विच की अगर यहाँ पे बिंदी लगी हुई है इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन है। अगर बिंदी नहीं लगी हुई है इसका मतलब क्या, स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑन रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब इसका जो रास्ता है वो कैसा है, क्लोज्ड है, कंप्लीट है ना। अगर यहाँ पे स्विच ऑन नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा, तो इसका रास्ता कटा हुआ है, कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। यहाँ आई बराबर कितना, 0, पर यहाँ आई बराबर 0, आई इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे आई 0 नहीं है, यहाँ आई 0 पर यहाँ आई 0 नहीं है, ठीक। तो अपने पास क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, ठीक, कर नहीं सकता, करता है, ठीक, जिसमें स्विच ऑन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, बंद विद्युत परिपथ। और जिसमें क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, ऐसा सर्किट जिसमें स्विच ऑफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खुला विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक। तो ये चीज भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आप किस पर, ओम के नियम पर।